नमस्कार बच्चों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर आपको समझ में आ सके। एग्रीकल्चर में इस बार हमने सिर्फ फॉर्म्स, फैक्टर्स ये लिए हैं इसमें क्लिपिंग में। ठीक है बच्चों, तो बड़ा इंटेंसिव स्टडी है इसकी, तो आप लोग उम्मीद करती हूँ कि लाइक करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। मेरी जो फर्स्ट स्लाइड है वो डेफिनेशन है। बच्चों, कृषि एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत मानव साधारण से लेकर के अत्यंत जटिल क्रियाओं द्वारा भूमि का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। क्या लाभ करता है? अपने खाद्यान्न, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उसमें कार्य करता है भूमि पर। इन सामान्य क्रियाओं के अतिरिक्त कृषि के अंतर्गत फलों का उत्पादन होता है, वृक्षारोपण होता है, घासें तथा दाल वाली फसलें पैदा की जाती है, पशुपालन एवं मछली पकड़ना आदि भी किया जाता है। तो कृषि, जैसा कि ये डेफिनेशन बोल रही है कि एग्रीकल्चर इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड अदर क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड, अदर ह्यूमन नीड्स और इकोनॉमिक गेन। मतलब ये सिर्फ खेती करना ही नहीं है, ये कला है। और ये कला में भी जो वैज्ञानिक तौर तरीके से अगर इस कला को किया जाता है तो इसमें जो फसलें उगाई जाती है उनसे सिर्फ इंसान ही नहीं, मानव ही नहीं, जानवरों का भी पालन किया जाता है। तो एक तरह से ये आर्ट और साइंस है। ठीक है बच्चों, बहुत से लोगों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। मैं परिभाषाएं तो मैं समझती हूँ कि आपको बहुत सी बुक्स में मिल जाएगी, ईज़िली मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर मेरे ख्याल से समझने से पहले अपन एक बार फैक्टर्स ले लेते हैं, जो फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग एग्रीकल्चर। बच्चों, किसी भी कार्य को करने से पहले अगर उसके फैक्टर्स हमारे दिमाग में क्लियर होंगे तो हम उस क्षेत्र को और उस कार्य को उस पर्टिकुलर एरिया में करने में एक आसानी महसूस करेंगे। तो जो कारक हैं खेती को प्रभावित करने वाले, वो बहुत इम्पॉर्टेंट कारक होते हैं। अपन ने इनको बेसिकली 3 भागों में विभाजित किया है: फिजिकल फैक्टर्स, भौतिक घटक, इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक घटक, और सामाजिक घटक यानी कि सोशल फैक्टर्स। एक 3 टेबुलेशन में कर दिया है। फिजिकल फैक्टर्स, जैसा आपको जानते ही हो बहुत आसानी से, कि इसके अंतर्गत कृषि पर प्रभाव डालने वाले घटक भूमि की प्रकृति, मिट्टी के गुण, तापमान तथा वर्षा की मात्रा, ये सब आते हैं। कहाँ वर्षा हो रही है, कहाँ कौन सी फसल उगाई जाएगी, कहाँ भूभागों में जल का अभाव पाया जाता है, वहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध किए जाएंगे। जहाँ मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है तो वहाँ पर काफ़ी उर्वरा डाला जाएगा, फर्टिलाइजर्स डाले जाएंगे, है ना। और कभी कभी बिल्कुल ख़राब वाले क्षेत्र में तो कृषि नहीं हो पाएगी। क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु जो दशाएं हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कृषि कार्यों में जो सबसे अधिक प्रभाव तापमान और वर्षा का पड़ता है। आप सब जानते ही हो कि जब कई दफ़े फसल ख़राब हो जाती है, किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं रहती है। ज़्यादा दिन गर्मी पड़ेगी तो हमारी फसलें ख़राब होती है, ज़्यादा दिन सर्दी पड़ती है तो हमारी फसलें गल जाती हैं। एक तो पौधों के बढ़ने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है और उससे कम तापमान पर अंकुर निकलना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ऊंचे ऊंचे अक्षांशों में गर्म ऋतु छोटी होती है, किंतु दिन की लंबाई वहाँ पर क्या होती है, अधिक होने से गर्मी की मात्रा पर्याप्त उपलब्ध हो जाती है।
जिन अक्षांशों में जहाँ ठंडी ऋतु कठोर नहीं होती वहाँ वर्ष भर भी कृषि कार्य चलता रहता है। यह वर्षा की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको समझ में आ गए। अब आते हैं अपन नेचर ऑफ द लैंड, यानी कि भूमि की प्रकृति। खेती उन्हीं भूभागों में की जाती है जहाँ हल चलाने के लिए समतल भूमि का होना जरूरी है। ऐसे भागों में क्या होता है कि यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है तथा फसलों को ढोने की सुविधाएं भी मिल जाती है आराम से। वस्तुतः वहाँ पर जो नदी घाटियाँ हैं, पहाड़ी ढालों पर, उपजाऊ समतल भागों में, समुद्र तटीय मैदानों में, इन सब एरियाज में कृषि की जाती है। अब जो फर्टाइल सॉइल है, उपजाऊ मिट्टी, ये भी एक कारक है और ये भी भौतिक कारक है। फसलों में से लिए उपजाऊ मिट्टी का मिलना भी आवश्यक है। कम उपजाऊ भागों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ने के लिए प्राणिज्य तथा रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। विश्व में खेती की दृष्टि से कांप, कछार या दोमट मिट्टियाँ सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। बलुई मिट्टी जो है वो थोड़ी सी नमकीन व दलदली मिट्टी होती है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है इसलिए। इसी प्रकार मरुस्थलों में भी अथवा नदियों में भी दलदली भागों में क्या होता है, कृषि कार्य का अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार अधिक वर्षा वाले भागों में भी भूमि क्या होती है, शक्ति के धरातल में रिस जाने पर या बह कर चले जाने से खेती करना कठिन और व्यवसाध्य होता है। समझे आ गया बच्चों। अगला जो हमारा वो है कारक है, वो है आर्थिक घटक। अब आर्थिक घटक में जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला है बाजार की निकटता। नेचुरली अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत पढ़ते हैं कि नहीं। वैसे ही अगर हमारा मार्केट पास में नहीं होगा तो हमारी जो फसल उगाई है उसका कोई उपयोग नहीं होगा। कोई क्षेत्र उपभोग के केंद्रों से इतनी दूर होते हैं कि वहाँ पर खेती को प्रभावित करती है वो चीज़ें, जैसे साग सब्जियाँ, शीघ्र नष्ट होने वाले फल सामान्यतः घनी जनसंख्या के क्षेत्रों के निकट ही पैदा किए जाते हैं। किंतु खाद्यान्न और उद्योगों के लिए भी कच्चा माल दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों से लाया नहीं जा पाता है, तो वो आधे से ज़्यादा क्या होता है कि बच्चों मार्केट तक आते आते ही वो ख़राब हो जाता है। अब इस मार्केट तक सामान लाने के लिए दूसरा फैक्टर होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि यातायात के साधन। व्यापारिक ढंग से कृषि तभी संभव है जबकि कृषि उत्पादन क्षेत्रों का संबंध उपभोग के क्षेत्रों से हो। शीत भंडारों की प्रगति हो जाने से हजारों किलोमीटर दूर पैदा किए गए अंडे, दूध, मक्खन, सब्जियां, मांस, फल आदि क्या होता है, जल्दी से खराब हो जाते हैं। उनको शीघ्रता से पहुंचाना उपभोग केंद्रों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यातायात की प्रगति होने से ही क्षेत्र विशेषों में फसलों का विशिष्टीकरण संभव हो सका है। आप जानते ही हो कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार तथा सूखे फल, ऑस्ट्रेलिया में मक्खन तथा दूध और कनाडा एवं संयुक्त राज्य में फलों का उत्पादन इसके प्रमुख उदाहरण हैं, है ना। तीसरा पॉइंट अपना आता है लेबर सप्लाई, यानी कि श्रमिक पूर्ति। जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ तो हमें आसानी से मिल सकते हैं लेबर, तो कृषि करने के लिए पर्याप्त मात्रा में निपुण एवं सस्ते श्रमिकों की उपलब्धि होना आवश्यक है। श्रमिकों की अधिकता के कारण ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चावल और चाय की खेती तथा ओशिनिया के द्वीपों में गन्ना और नारियल की खेती की जाती है। किंतु जहाँ मानव श्रम अधिक महंगा होता है वहाँ यंत्रों के द्वारा खेती की जाती है, विशेषतः रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका एक्सेट्रा। अगला पॉइंट बच्चों आता है पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूंजी की उपलब्धि भी कृषि के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि पूंजी से ही तो उत्तम बीज, खाद और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग संभव है। मशीनों का प्रयोग, सिंचाई के साधनों का विकास और उत्पादित वस्तुओं को बाज़ारों तक लाने, उन्हें आवश्यकता पड़ने तक संग्राहकों में एकत्रित करने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। हर जगह कैपिटल की आवश्यकता होना अति आवश्यक है।
एक और पॉइंट है बच्चों, राज्य की भांति राज्य की नीतियाँ जो कि स्टेट पॉलिसीज़, ये भी इकोनॉमिक फैक्टर्स में आती है। जैसे किसी देश की सरकार की कृषि नीति भी कृषि क्षेत्र को घटाने बढ़ाने में सहायक होती है। भारत सरकार के समक्ष इसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न प्राप्त करने की समस्या के कारण क्या हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई और इन पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि आज हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि कमाने वाले हाथ कम हैं और खाने वाले मुंह ज़्यादा हैं। ऐसा सोचिए। अब आता है अपना तीसरा फैक्टर ग्रुप, जो कि है सामाजिक घटक। बच्चों, मानव की क्या होता है कि भोजन रुचि वो बहुत इफ़ेक्ट करती है। मुझे अगर समुद्री फूड अच्छा नहीं लगता तो मैं उस क्षेत्र में रह कर के भी भूखी रहूँगी। इसलिए टेस्ट फॉर फूड भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि विभिन्न देशों और जलवायु प्रदेशों में मनुष्य की भोजन रुचि भिन्न भिन्न पाई जाती है। मानसूनी देशों में चावल, मछली तथा दालें, शीतोष्ण प्रदेशों में दूध, मक्खन, रोटी, फल, तरकारियाँ और शराब आदि अधिक मात्रा में पाई जाती है और वहाँ खाई भी जाती है। फलते यहाँ इन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और चीन में तो चावल भोजन का एक मुख्य अनाज है, जबकि भारत में दक्षिण व पठार के निवासियों का मुख्य खाद्यान्न जवार, बाजरा, सोरदम और उत्तरी भारत का तो गेहूँ है। तो फ्रांसीसी कृषक जहाँ भी भूमि मिल जाती है वहाँ अन्य अनाजों की अपेक्षा गेहूँ ही बोना पसंद करते हैं। अब आता है अदर फैक्टर्स, यानी कि अदर रीजंस, अन्य कारण। आधुनिक कृषि को व्यापारिक चक्रों यानी कि बिजनेस साइकिल्स तथा बुद्धि आदि का उतना ही भय रहता है जितना कि प्राचीन कृषि को अनुपस्थित जमींदारों, फिर ओलों, बाढ़ों तथा अकालों का डर रहता था। भारतीय कृषक आज भी मानसून की अनिश्चितता से डरता है और उसी कारण वह भाग्यवादी बना है। वह अपनी फसल को मानसून का जुआ मानता है। जितना मानसून जल्दी आएगा, जितना मानसून जल्दी मात्रा में अच्छा आएगा, उतना ही मानसून्स का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है हमारी कृषि पे। अब आते हैं बच्चों अपन कृषि के प्रकार यानी कि फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। वैसे तो अलग अलग डिवीज़न किए हुए हैं, इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स और फॉर्म्स आपको समझा सकूं। जो ये शुरू करते हैं अपन फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। जो पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। भारत में आदिकाल से कृषि की ये पद्धति प्रचलित है। इसमें खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है और वर्ष में 2 या 3 फसलें सघन रूप से उगाई जाती है। मानव तथा पशु बल का प्रयोग कर पुराने ढंग से उपकरणों की सहायता से घरेलू मांग की पूर्ति करने के लिए कृषि की जाती है। और इस कृषि में सिंचाई सुविधाओं की कमी, सूखा तथा बाढ़ की क्षति, उन्नत बीज, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का न्यून प्रयोग होता है। तो ये थी आपकी प्राचीन भरण पोषण वाली कृषि यानी कि प्रिमिटिव एंड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दूसरी है पौध वाली खेती यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर। बच्चों, जैसा ये नाम ही बता रहा है आपको कि ये कृषि का एक ऐसा प्रकार है जिसमें कृषि फसलों के उगाने व नर्सरी से संबंधित क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय आर्द्र भागों में की जाती है। मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, फिजी, मॉरिशस, क्यूबा, पश्चिमी द्वीप समूह, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका व ब्राज़ील में बागाती कृषि की जाती है। बागाती कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें रबड़, गरम मसाले, केला, चाय, कहवा, कोको, गन्ना, अनानास, आइला, सम, नारियल आदि है।
अब वस्तुतः बागाती कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? व्यापारिक है, और जिसमें कृषि फसलों का उत्पादन बड़ा मुद्रा प्राप्त करने की दृष्टि से किया जाता है, मुद्रा प्राप्त। ठीक है। तीसरी आती है गहन भरण पोषण वाली कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। यह कृषि भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग कर एक निश्चित समय अवधि में फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन किया जाता है। सामान्यतः क्या होता है, 200% से संपूर्ण व्यवस्था संचायक मंडल द्वारा की जाती है, और इसमें अधिक मात्रा में भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है। हमारे देश में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चेन्नई के कुछ क्षेत्रों में भी इस तरह की खेती की जाती है। चौथे नंबर पे भूमध्य सागरीय कृषि, यानी कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। इस प्रकार की कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में की जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से फलों का उत्पादन किया जाता है। इस कृषि में खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों, पशु उत्पादों, इन सब का विशिष्ट संयोग पाया जाता है, और इसमें इसकी अधिक विविधता व विशिष्टता भूमध्य सागरीय कृषि में मिलती है, जितनी और किसी में नहीं मिलती है। एक्चुअली इस कृषि में अधिक ध्यान फलों, जैतून, अंगूर, संतरा, नारंगी, अंजीर, नींबू, ये सेब इत्यादि के उत्पादन पर किया जाता है, और ये फल ताज़े, डिब्बाबंद, सूखे तथा रस, पाउडर व शराब के रूप में निर्यात किए जाते हैं। सरकारी समितियां फार्म उत्पादन के कलेक्शन और गैदरिंग, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग तथा बाजारीकरण अथवा बिक्री का काम करती है, और इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा डब्बों में और इसमें हमको पैक किए हुए मिलते हैं। 5वें नंबर पे आते हैं व्यापारिक अन्न उत्पादक खेती, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इस कृषि में भी क्या होता है, पूर्णतः व्यापारिक ही हमारा उद्देश्य होता है। तो कृषि जो भी की जाती है वो नकदी फसलों के लिए की जाती है। इस कृषि में सिंचाई, उन्नत किस्म के अधिक उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी, फार्म मशीनरी, इन सब पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके अंतर्गत बड़े बड़े फर्मों की स्थापना करके उद्योगों की भांति किसी एक ही प्रकार की फसल विशेष की कृषि की जाती है। यह एक पूंजी सघन कृषि है, जिसमें फसलों का विशेषकर उत्पादन किस लिए किया जाता है, पूंजी की प्राप्ति के लिए। 6ठे नंबर पे कमर्शियल क्रॉप एंड लाइवस्टॉक फार्मिंग, यानी कि व्यापारिक फसल एवं पशुपालन। इसके अंतर्गत भी भूमि पर न केवल फसलें पैदा की जाती है, वरन पशु भी पाले जाते हैं। कुछ फसलें पशुओं के लिए और कुछ अधिकांश मनुष्यों के लिए खाद्यान्नों के रूप में पैदा की जाती हैं। पशुओं का जो मल मूत्र खेतों की उत्पादक शक्ति को बढ़ा देता है। खेती के साथ साथ चौपाए, भेड़ बकरियां तथा रेशम के कीड़े और मुर्गियां आदि पाले जाते हैं। इस प्रकार की खेती प्राय सभी अधिकतम जनसंख्या वाले देशों में पाई जाती है। 7वें नंबर पे आता है हमारा कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, जो कि व्यापारिक पशुपालन कहलाता है। एक्चुअली क्या होता है, दुग्ध पशुपालन कृषि ये सबसे ज़्यादा होती है कृषि। इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य दूध और दूध से उत्पन्न पदार्थों को व्यापारिक उत्पादन करना होता है, और इस कृषि व्यवस्था में अन्य कृषि व्यवस्थाओं की अपेक्षा पूंजी, कृषि उपकरण तथा आधुनिकतम मशीनों का बहुतायत प्रयोग होता है। यह व्यवस्था नगरों के निकटतम भागों में पाई जाती है, क्योंकि दूध से बनी हुई चीज़ें के नगरीय केंद्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में दुग्धोत्पादन कार्य किया जाता है, किंतु व्यापारिक दृष्टि से समशीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में ही ये व्यवस्था अधिक विकसित होती है। वर्तमान में दुग्धोत्पादन कृषि की महत्ता बढ़ी है। विश्व के देशों में जीवन स्तर में सुधार के फलस्वरूप दूध का कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, तो उत्पादन भी की मांग में भी अधिकता हुई है, वृद्धि हुई है। पशुओं की नस्लों में भी सुधार हुआ है। दुग्ध उत्पादकों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। फिर सरकारी प्रोत्साहन भी है इस कार्य में, है ना। अगला हमारा लास्ट का आता है कमर्शियल गार्डनिंग एंड फ्रूट कल्चर, व्यापारिक बागवानी एवं फलोत्पादन। इस कृषि में फल, फूल और सब्जी उत्पादन विशिष्ट रूप से किया जाता है।
इस प्रकार की कृषि विशेषकर कहाँ पर होती है? उत्तर पश्चिम यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये ऐसे देशों में ज़्यादा की जाती है जहाँ पर सघनतम आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। भारत में भी ये व्यवस्था मिलती है। यातायात की सुविधाओं के साथ अधिक मांग वाले बड़े शहरों में सब्जियों की मांग के कारण इस पद्धति को प्रोत्साहन मिला है ना। और इनमें कई जगह इसके अलावा भी अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग आधार पर वर्गीकरण भी किया हुआ है। इस वर्गीकरण के अलावा अलग अलग विशेषज्ञों ने भी अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया है। पहला वर्गीकरण है जल प्राप्ति के आधार पर कृषि के प्रकार। इसके अंतर्गत तर खेती यानी कि वेट कल्टीवेशन आता है। यह विशेषतः कांप मिट्टी के उन भागों में की जाती है जहाँ साधारणतः वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। भारत में मध्य और पूर्वी हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी बंगाल, मालाबार तट आदि में बिना सिंचाई की खेती द्वारा गन्ना, चावल आदि उपजें उत्पन्न की जाती है। दूसरी आती है आर्द्र खेती यानी कि ह्यूमिड फार्मिंग। ये इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों? कृषि योग्य भूमि का सबसे अधिक भाग आता है जो कि यूरोप, अमेरिका और एशिया के विस्तृत कृषि भागों में इस प्रकार की खेती की जाती है। भारत में भी ये विशेषकर कांप मिट्टी और काली मिट्टी के प्रदेशों में की जाती है जहाँ वर्षा 100 से 2 सेंटीमीटर तक ही होती है। ठीक है, जैसे भारत के गंगा का मैदान है, दक्षिण और मध्य प्रदेश है, आदि आदि। अगला सिंचाई द्वारा खेती, इरिगेशन फार्मिंग। ये तो जैसे नाम ही से ही समझ में आ रहा है कि मानसूनी अथवा अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों में, प्रदेशों में इस तरह की खेती की जाती है जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। यहाँ वर्षा की मात्रा अनिश्चित होती है और मौसम विशेष में भी काफ़ी अनिश्चितता होती है। सूखी खेती, ड्राई फार्मिंग, ये भी इसके अंतर्गत आती है। विश्व में जिन भागों पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ सूखी खेती की प्रणाली अपनाई जाती है। सूखी खेती के अंतर्गत कृषि में अधिक व्यय करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल होता है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई करनी पड़ती है। अब दूसरा ग्रुप है भूमि की उपलब्ध मात्रा के अनुसार कृषि, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। गहरी खेती होती है एक तो इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें ये उन देशों में होती है जहाँ जनसंख्या की घनी आबादी होती है किंतु कृषि के लिए भूमि का अभाव होता है और इनमें इस प्रकार की खेती की जाती है। विस्तृत खेती, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, इस प्रकार की खेती उन देशों में की जाती है जहाँ उपलब्ध भूमि की मात्रा अधिक होती है और वहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में अधिक होती है। चूँकि कार्य करने के लिए श्रमिक मिल जाते हैं, श्रमिकों का अभाव होता है अतः सारा कार्य यंत्रों द्वारा ही किया जाता है। अगला ग्रुप है कृषि उत्पादों के आधार पर कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब इसमें बच्चों आती है बागाती कृषि जिसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा है। शुष्क कटिबंधीय देशों में उपयुक्त जलवायु के कारण विशेष प्रकार की बागाती कृषि की जाती है जिसके अंतर्गत अधिक पूंजी, विशिष्ट श्रम एवं देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। गन्ना, चाय, रबड़, कहवा, कोको आदि फसलें इसमें पैदा की जाती है। फिर है फलों एवं तरकारियों की कृषि, ट्रक फार्मिंग। नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए फल एवं सब्जियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। कृषि के अन्य प्रकार, एक ये अगला ग्रुप है जिसमें हम झूमिंग प्रणाली, आपने सुना ही होगा, नाम सुना होगा। झूमिंग अलग अलग एरियाज़ में इसको अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। झूमिंग प्रणाली द्वारा खेती करने से पहले वनों को क्या किया जाता है बच्चों? जलाकर साफ कर लेते हैं। फिर वर्षा के बाद इस राख युक्त भूमि में मोटे अनाज बिखेर कर बो दिए जाते हैं। इस प्रकार के खेतों में 2 या 3 वर्षों तक फसलें प्राप्त की जा सकती है और उसके बाद फिर नई भूमि साफ कर ली जाती है। दूसरी आती है सीढ़ी के आकार की खेती, टेरेस कल्टीवेशन, विशेषकर पहाड़ी ढालों पर की जाती है। ये मेरी जो अगली स्लाइड है आपको दिखेगी इसमें कि सीढ़ी के आकार की खेती, टेरेस फार्मिंग, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों ढालों पर की जाती है। पहाड़ी निवासी ढालों को सीढ़ियों के आकार में काटकर छोटे छोटे खेत बना लेते हैं और बड़े परिश्रम के साथ आलू, मिर्च, सब्जियां, चावल, चाय आदि उगाते हैं।
तीसरे में आती है मिश्रित खेती यानी कि मिक्स फार्मिंग। इसके अंतर्गत भूमि पर न केवल फसलें पैदा की जाती है वरन पशु भी पाले जाते हैं। कुछ फसलें पशुओं के लिए और अधिकांश मनुष्यों के लिए खाद्यान्नों के रूप में पैदा की जाती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मैं आपको नोट्स भी दूंगी इसके, तो आपको और उपयोगिता इसकी मिल जाएगी। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि कृषि करना एक आसान काम नहीं है। द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर वॉज अ बिग फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सिविलाइजेशन। मतलब आज हम जितने उन्नत हैं वो किसकी वजह से हैं? कृषि की वजह से। आया समझे? तो वेरियस फील्ड्स इन एग्रीकल्चर, आपको ये देखो मेरी इस फील्ड ये स्लाइड बता रही है कि पशुपालन भी है, खाली क्रॉप्स भी उगाए जा रहे हैं, फल फूल भी उगाए जा रहे हैं। हर तरह से कृषि से हम पूरी तरह से बंधे हुए हैं। अगर कृषि नहीं हो तो हम भी नहीं हों। इसलिए लाइफ ऑन अ फार्म इज़ अ स्कूल ऑफ पेशेंस। यू कांट हरी द क्रॉप्स और मेक एन ऑक्स इन 2 days। कितनी बड़ी बात है। थैंक्स बच्चों। मेरे ख्याल से आप ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस देखिए और MPGC ग्रुप जो है हमारा ज्योग्राफी का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आपको मैटर मिल सके। थैंक यू बच्चों।